हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए, जो हमारी सीरीज चल रही है ग्रेजुएशन वाली। उसमें अपन ने अब तक एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया और इससे पहले अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक वो कंप्लीट कर लिया था। और हमने जो अब तक किया है उनके सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए। और अपन जो काम कर रहे हैं वही कि कोई भी क्वेश्चन है ग्रेजुएशन के 1 मिनट में उनको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज जो अपना टॉपिक है कन्फर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण, इसके बारे में आज की क्लास होगी, एक कल की क्लास होगी। अगर कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत तो वो नेक्स्ट डे उसके अगले दिन क्लास में हो जाएगा कवर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाएगा, लगभग 7 क्लास तो ये 8वीं क्लास थोड़ी बहुत 7-7.5 क्लास में ये मान के चलो कि अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया है ना। पूरे 7 घंटे भी नहीं है, ठीक है, जब चाहो तब रिवाइज कर सकते हो। और इतनी शानदार तरीके से अपन कर रहे हैं, ये आपको लग भी रहा होगा कि अपन कैसे कर रहे हैं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है ना। आपको हर एक अपने यहाँ ये है कि हर एक टॉपिक एक अलग तरीके से देखा जा रहा है ना। जो तुम देखते आए हो उससे थोड़ा अलग तरीके से, है ना। अभी कन्फर्मल मैपिंग देखेंगे, आज की पूरी क्लास हमारी थ्योरेटिकल होने वाली है। देखो इसमें थ्योरी इतनी है, थ्योरी से नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और फिर आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक ही हो पाया, रैखिक रूपांतरण, है ना। बाइलीनियर बाकी रहेगा और उसके लिए इनवेरिएंट पॉइंट जो निश्चित बिंदु है वो, और 1-2 चीजें और होके उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना, कन्फर्मल मैपिंग के बारे में क्या है और नाम है अनुकोण प्रतिचित्रण, क्या होता है आराम से समझते हैं। डेफिनेशन ढंग से देखते हैं। W = f of z डोमेन D में कन्फर्मल होगा यदि D के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य, है ना, कोणों के परिमाण तथा दिशा अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब क्या है ना, क्या कह रहा है, इनके मध्य, किनके मध्य, जो अवकलनीय चाप है उनके मध्य, है ना, कहां पर, किसी बिंदु से गुजरने वाले, है ना। अभी इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं कि किसी पॉइंट से गुजरने वाले, है ना, जितने भी अवकलनीय चाप है उनके बीच का जो एंगल है ना, वक्र का, कर्व का या चाप का एंगल कैसे निकालते हैं, उसका tan थीटा मतलब, है ना, dy/dx निकाल लो। ये यहाँ जेड के बारे में तो वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। tan phi r और थीटा में रिलेशन है तो उनके बीच का एंगल आ जाएगा। जैसे वो एंगल आया तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके कोणों का परिमाण, है ना, प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड, मॉड, है ना, वो और जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, वो परिवर्तित नहीं रहे, तो वो क्या होगी, मैपिंग कन्फर्मल मैपिंग होगी। और दूसरा आइसोगोनल, आइसोगोनल में क्या, केवल कोण अपरिवर्तित रहे, है ना, डायरेक्शन बदल जाए, तब अपन कहते हैं उसको आइसोगोनल। क्या कहते हैं, आइसोगोनल। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार, किसको क्या कहते हैं वो अपन, है ना। कन्फर्मल में क्या है कि भाई हमारे पास जेड प्लेन में किसी डोमेन डी के पॉइंट z0 से गुजरने वाले जो ये 2 कर्व हैं γ1 γ2, ये z प्लेन, और इसके लिए जो w प्लेन है इसमें यहां कोई, देखो जरूरी नहीं है यहां कोई मैप हो और ये कुछ, तो डायरेक्शन भी यही रहे, ये कुछ β1 कर्व, ये β2 कर्व, ठीक है। z0 की इमेज w0, ये z0, ठीक है। इनका अगर इनका बीच का एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई रहे, डायरेक्शन सेम रहे, तो अपन क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मल है। अगर इसी की जगह पे ये कुछ ऐसा बन जाता, है ना, ये हमारे पास, है ना, डायरेक्शन वगैरह बदल जाए सारी चीजों में, एंगल सेम रहे, तो अपन क्या कह देंगे, वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगी, ये आइसोगोनल बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास, है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कौन कन्फर्मल है कौन नहीं है, इसके बारे में। ठीक है, हम ज्यादा इसको टाइम नहीं दे पाते, बाकी समझने की बहुत सारी चीजें इसमें। अपन तो ये है कि शॉर्ट नोट्स टाइप से अपन कितना जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन हो सके उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना पहला टारगेट ही यही है। चलिए, अब इसके लिए 2 कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेसेसरी कंडीशन मतलब अगर कन्फर्मल हुआ तो ये कन्फर्म है होगा, ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम जिंदा है इसका मतलब ऑक्सीजन है ना। हाँ, गाना तो ना तू जरूरी है जिंदा रहने के लिए, नहीं ऑक्सीजन के लिए कह रहा हूं, ठीक है। W इक्वल टू एफ ऑफ जेड डोमेन डी में कन्फर्मल है तो एनालिटिक होगा, यह नेसेसरी कंडीशन है। इसका मतलब जीवन में जब जब एनालिटिक नहीं होगा तब तब कन्फर्मल नहीं होगा, गारंटी है। तुमको कह दे मैपिंग जेड प्लस 1/z-2w, क्या 2 पर कन्फर्मल है? अरे 2 पर एनालिटिक ही नहीं है। आया समझ में? कन्फर्मल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पर एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक होना जरूरी है, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है, एनालिटिक बिना काम ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब अगर अपने को कोई मैपिंग देके एक बार, तो ये एक तरीका है ना। सफिशिएंट कंडीशन बाद में चेक करेंगे, कई बार इससे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि यार एनालिटिक नहीं है, इट्स इंप्लाइज ये कन्फर्मल नहीं है। कन्फर्मल होना मतलब गारंटी है एनालिटिक तो होना पड़ेगा, और अगर एनालिटिक नहीं हुआ तो कन्फर्मल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, वो कह रहा है कि एनालिटिक तो हो, एफ ऑफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक है और साथ में उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आए। क्या नहीं आए? डेरिवेटिव 0 नहीं आए डोमेन डी में, तो एफ ऑफ जेड क्या होगा? कन्फर्मल होगा। क्या शर्त है? एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो और साथ के साथ उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आए। तो जैसे W इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0 पर कन्फर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। जेड इक्वल टू 0 पर है ना, ये एफ ऑफ जेड, अपन डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 2z, अब ये कहां 0 हो रहा है? जेड इक्वल टू 0। तो एक ऐसा डोमेन जिसमें 0 नहीं आ रहा होगा, ये वहां उस डोमेन में कन्फर्मल होगा। 0 पर इसको समस्या है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना, बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। नेसेसरी कंडीशन क्या? एनालिटिक नहीं, कन्फर्मल नहीं होगा। कन्फर्मल है तो एनालिटिक होगा ही होगा। दूसरा, एनालिटिक है, डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तब अपन कहेंगे कन्फर्मल है, ठीक है। चलिए, 2 नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो गई। अब हमारे पास आगे कुछ नोट लिखे हुए हैं, है ना। ये जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा इसके लिए तुम इसको याद कर लो, और क्या याद कर लो वो भी बता रहा हूं। इस बार का क्वेश्चन 2026 बचा हुआ है नजरों से अभी तक, है ना, बचा हुआ है क्वेश्चन। तो मैं जो भी कह रहा हूं इस बार का मतलब वो क्वेश्चंस बचे हुए हैं लोगों की नजरों से। जो पूछे जा रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, पूछे गए वो देख रहे हैं। नया क्या है, ये तो मजेदार है कि ये बन सकता है, और ये चीज एग्जाम में एक बार आ गई तो फिर तो सब याद कर लेंगे, है ना। हमारे पास ये फायदा है यहाँ पे कि यार कुछ ये है, देखना क्या है। W इक्वल टू एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एंड एफ डेस जेड 0 नहीं है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड में, तो जेड प्लेन में जेड नोड से गुजरने वाला लघु चाप W प्लेन में, ये ध्यान रखो, किस अनुपात में आवर्धित होगा? एफ डेस जेड, मोड एफ डेस जेड इस टू 1 अनुपात में आवर्धित होगा। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने वाले बात, टाइम लगता है थोड़ा, अपने को तो याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा ना। देखो हमारे कंपटीशन में, है ना, एक बड़ी शानदार चीज है जो मुझे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ मतलब जहाँ पर पूछे जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यूज जहाँ पूछे जाते हैं, वहाँ एक चीज बढ़िया है कि तुमने आंसर कैसे लगाया कोई नहीं पूछता। अगर तुमको ये सब्जेक्टिव पेपर हो, लिखने वाला हो, तो क्या होगा, बताओ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ ये है, याद कर ले अभी के लिए, ठीक है ना। अभी समय कम है हमारे पास, तो हम उसमें टाइम ज़्यादा खोटी नहीं करें। वो कहाँ से, बिल्कुल प्रूफ है, मिल जाता है। बस बड़ी बात ये है कि ये अब तक नहीं पूछा है,
ये छुपा हुआ है ना, वो किसी दिन नजर में आया उस दिन छपेगा, और जिसने पढ़ रखा है ना उसका तो काम हो गया, उसके तो 2 नंबर आ गए। ठीक है, तो तुमने पढ़ लिया, अब तो ढंग से पढ़ो। एनालिटिक है, डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो W इक्वल टू एफ ऑफ जेड का जेड प्लेन में जेड नोट से गुजरने वाला कोई लघु चाप स्मॉल आर्क, इंग्लिश वाले है ना, स्मॉल आर्क W प्लेन में किस जो रेशियो है, कौन सा अनुपात है, उससे मैग्निफाइड होगा, आवर्धित होगा, तो क्या कह रहे हैं, मॉड एफ डैश जेड नॉट इज टू 1। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी बना दे, एफ ऑफ जेड दे दे है ना, एफ ऑफ जेड दे दे कि जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अब ये दे दे तुमको, और फिर कह दे कि यार है ना एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, कोई डोमेन डी दे दे जिसमें 0 नहीं हो रहा हो, और फिर कोई पॉइंट जेड नोट दे दे, और पूछ ले कि कोई लघु चाप इस जेड नोट से गुजरने वाले, है ना, जैसे यहां पर दे दे अपने को कि भाई 1 प्लस आयोटा दे दे, क्या दे दे, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इस पॉइंट से गुजरने वाला है ना, ये फंक्शन के लिए कोई लघु चाप W प्लेन में कितना आवर्धित होगा, तो उसके लिए क्या करना है, एफ डैश मतलब 2z, डेरिवेटिव दिया है ना इसका 2z एफ डैश जेड, और इस जेड नॉट पर वैल्यू कितनी आएगी, एफ डैश जेड नॉट, तो 2 1 प्लस आयोटा, इसका जो मोड है वो निकालना पड़ेगा, तो मोड कितना होगा, 2 तो बाहर, 1 प्लस 2√2, तो अपन कहेंगे 2√2 इज टू 1 में आवर्धित होगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल, देखो ये नहीं बन, मतलब इसके ऊपर बन सकता है, सेम ये बन जाए, पहली बात। दूसरा कि कोई क्वेश्चन बना के दे दे कि भाई एफ ऑफ जेड है ना, ये जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना, जेड स्क्वायर प्लस 1, ये कोई नंबर दे दे, तुमको एफ डैश जेड निकालना है, उसको जेड नॉट पर देखना है, उसका मोड लेना है, मोड वही अनुपात 1, बस खत्म। अच्छा सवाल है, ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, मोड एफ डैश जेड नॉट इज टू 1, इस अनुपात में मैग्निफाइड होगा, आवर्धित होगा, बस इतनी सी बात है ना, ये अपने को याद रखनी है, और रह गई तो क्वेश्चन आ गया तो हो गया, नहीं आया तो कभी और एग्जाम में पूछेगा, है ना, ठीक है, पर पूरे चांस है। चलिए अब आगे टॉपिक, ये इसी का सेकेंड, एफ और जी कन्फर्मल है और एफ ओ जी निकाल रहे हैं, वो भी कन्फर्मल होगा, है ना, क्या कह रहे हैं, एफ और जी कन्फर्मल है, तो जो एफ ओ जी है वो भी कन्फर्मल होगा। दूसरा तुमको ये कह दे गलती से एफ और जी कन्फर्मल है, तो एफ माइनस जी कन्फर्मल होगा कि नहीं होगा, एफ प्लस जी कन्फर्मल होगा कि नहीं होगा, है ना, तो तुमको ये कह रहे हैं कि ए एफ प्लस बी जी कन्फर्मल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जैसे एफ कन्फर्मल है हमारे पास, जैसे है ना, कोई डोमेन दे दे एफ ऑफ जेड, जैसे साइन जेड दे दिया, ठीक है, साइन जेड दे दिया, अब ये कन्फर्मल है उस डोमेन में जहां इसका डेरिवेटिव नॉट 0 आ रहा होगा, डेरिवेटिव मतलब कोस जेड जहां जहां 0 नहीं है उसका एक डोमेन बना दिया, उसके अंदर ये कन्फर्मल है। जैसे ये कन्फर्मल हुआ, अब तुम कह दो कि यार एफ माइनस जी, मैं जी भी यही ले लूं तो क्या आ जाएगा, 0, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसको तो हर जगह कन्फर्मल नहीं है। आ गया समझ में, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एनालिटिक हो और डेरिवेटिव नॉन जीरो, और डेरिवेटिव 0 आते कन्फर्मल नहीं है उस पॉइंट पर, है ना। एक चीज और है, जहां जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा वहां वहां कन्फर्मल नहीं होगा, ठीक, ये काम की चीज है। अच्छा फिर, अच्छा इसका मतलब f माइनस जी कन्फर्मल होना जरूरी नहीं है, सर f प्लस जी, अरे यार ये g जो है ना माइनस साइन जी ले लो उस वक्त, तो f प्लस जी फिर से 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव फिर से 0, तो इसका मतलब ए एफ प्लस बी जी कन्फर्मल होना जरूरी नहीं है, a और b कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए यहाँ पे कंफर्म। देखो ये तरीके होते हैं हमारे पास, f और g जब तक दो अलग अलग नहीं कह दे तब तक हम विचार नहीं करेंगे, और अधिकतर वो यही देता है ना, कि f और g कन्फर्मल है तो ए एफ प्लस बी जी कर स्टेटमेंट बना के दे देगा तुमको, पता नहीं स्टेटमेंट का नया क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये यही स्टेटमेंट बन सकते हैं जो अपन ने लिखे हैं। चलिए अगला मल्टीप्लिकेशन, है ना, एफ जी कन्फर्मल होगा, है ना, कैसे एफ जी, और यार ये तो थोड़ा समस्या कर सकता है ना, एफ और जी डॉट प्रोडक्ट, है ना, एफ और जी
का डेरिवेटिव एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नहीं यार, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फोर्थ वाला जो है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने लिख तो दिया था पर मुझे भी थोड़ा दिमाग चल रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगली क्लास में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए, एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड बार आइसोगोनल होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 2006, अरे मैं कह रहा हूं जो ये कह रहा हूं ना, इस बार का नए क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। और जितनी बार मैं अगर 10 क्लासों में 5 बार लिखा रहा हूँ, है ना, हर एक पेपर की, जैसे 8-10 जो भी क्लास, 4 या 5 बार लिखा रहा हूँ किसी न किसी क्लास में, तो कुछ कुल मिला के अपने पास जो पूरा होगा ना 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं, और उसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे, इतना कंफर्म है। मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ ना, इस बार समझ लेना, ऐसे अपन आखिरी क्लास तक जब लास्ट अपन 10 के 10 पेपर कंप्लीट करेंगे ना, उसमें तब तक अपने पास ऐसे 50 से 60 होंगे, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल नए हैं, आज तक किसी ने नहीं देखे। सोचो वो तुम कर लोगे, मजेदार होगा ना। हाँ ठीक है, पर शर्त ये है जो सब कर रहे हैं वो भी तुमको करने पड़ेंगे, ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा है ना, ये तो ऊपर की कमाई है, ऊपर की ठीक है, ये हमारी ऊपर की कमाई है। अच्छा, कैसे एग्जाम में क्या पूछता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड एनालिटिक कन्फर्मल, डेरिवेटिव 1 नॉन जीरो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, हाँ क्या है, आइसोगोनल इस कंडीशन से, साइन जेड एनालिटिक है ना, हमारा कन्फर्मल उस डोमेन में जहां डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा होगा, साइन जेड बार आइसोगोनल, आया समझ में, कोस जेड बार आइसोगोनल नॉट कन्फर्मल। और मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि पता नहीं कोई अपने कमेंट करके बता रहा, सर ये डेल एफ अपॉन डेल जेड बार वाली है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। अबे यार, सिलेबस में नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो कर सकते हैं अपन। भाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मान गए, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पोलर और कार्टेशियन फॉर्म की CR इक्वेशन ही लिखी हुई है। अरे दादा, क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे, तुम्हारे सिलेबस में तो वो डायरेक्ट पूछ रहे, चलो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मान गए, पर क्वेश्चंस तो है। अब सोचो ना, साइन जेड बार तुमको कह दे कन्फर्मल है, कैसे भाई, ये एनालिटिक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, एनालिटिक में जेड बार नहीं आता है, कहा था ना जेड बार, क्योंकि वो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार से फिर वो कंडीशंस निकल के आ जाएगी, वहां जहां 0 हो रहा होगा वहीं सेटिस्फाई करेगा, वहीं डिफरेंशिएबल होगा, बाकी नहीं होगा। और साइन जेड बार का डिफरेंशिएशन पार्शियल, ये कोस जेड बार है ना, और ये 0 होता है π/2 के जो मल्टीपल होते हैं ओड में, उन पे π/2 3π/2 वहां पे, तो ये दूर दूर आ रहे हैं, कभी भी रेगुलर पॉइंट नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है ना क्या बातें कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि अपने को, है ना, कुछ एक्स्ट्रा बता भी दे, तुम्हारे काम का ही है ना। हाँ, मैं उसका नाम भूल गया यार, पता नहीं किसी ने कमेंट किया था, तो ये है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, तो हाँ समझ में आया ना, एफ जेड बार हमेशा आता है, जेड स्क्वायर कन्फर्मल, जेड बार स्क्वायर ओनली आइसोगोनल, ठीक है। चलिए अब आगे हम कह रहे हैं, सुनना, सफिशिएंट कंडीशन में क्या था, एनालिटिक हो, डेरिवेटिव नॉन जीरो हो तो कन्फर्मल होगा। ये क्या कह रहा है, डेरिवेटिव 0 आ जाए एनालिटिक होने के साथ साथ, तब क्या होगा। अच्छा, मैंने यहां कुछ लिखा है, φ1 φ2 n+1 α2 α1। सुनना, α1 जो है, जो हमारे पास जेड प्लेन में है ना, ये जो γ1 कर्व है ना, γ2, इसके लिए जो टेंजेंट का एंगल है ये वाला, ये α1, और दूसरे के लिए टेंजेंट का एंगल ये α2, जेड प्लेन में। α1 α2 का समझ आया। और जो φ1 φ2 है, ये जो W प्लेन में इमेज बनेगी, है ना, W प्लेन में, तो इसका जो स्पर्श रेखा से एंगल है φ1 और दूसरे का φ2, ठीक। तो कुल मिला के ये जो φ2 - φ1 है, तो W प्लेन में जो एंगल है इन दोनों कर्व के बीच में वो, और
अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जो है ये जेड प्लेन में दोनों के बीच का एंगल है ना। तो मैं लिख दूं ये क्या है, जेड प्लेन में कर्व के बीच एंगल, और ये क्या है, डब्ल्यू प्लेन में इमेज कर्व के बीच का एंगल। ठीक है, कंफर्म। हाँ, अब क्या कह रहा है कि वो φ2 माइनस φ1 क्या होगा अगर डेरिवेटिव जीरो है और साथ में एफ डैश जेड नॉट एन ऑर्डर का जीरो है। एन ऑर्डर का, जीरो का ऑर्डर जानते हो ना, जैसे कि हमारे पास मैं कह रहा हूं एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू जीरो पर टू ऑर्डर का इसके पास जीरो है, टू ऑर्डर का। कैसे, एफ डैश जेड 2z और एफ डबल डैश जेड 2, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है जेड इक्वल टू जीरो पर, बाकी दोनों जीरो आ रहे हैं, तो दो ऑर्डर का। तो एफ डैश जेड का समझना, एफ डैश जेड मतलब ये, तो ये कितने ऑर्डर का जीरो, वन ऑर्डर का, क्योंकि एफ डैश जेड जो है ये कितना है 2z, यही आ रहा है ना। तो यहां पर एफ डैश जेड जो आ रहा है 2z आ रहा है। अब एफ डैश जेड के पास z इक्वल टू जीरो पर कितने ऑर्डर का जीरो है, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ही वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो वन ऑर्डर का। तो ऐसे अपन कहते हैं। तो क्या करें, एन ऑर्डर का, मतलब इसका एन बार और डिफरेंशिएशन करने पर पहली बार वैल्यू जेड नॉट पर नॉन जीरो आएगी, जीरो नहीं आएगी, तो कहते हैं एन ऑर्डर का जीरो, और उससे पहले सब जगह जीरो आ रही हो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या होगा कि डब्ल्यू प्लेन में इमेज कर्व के बीच का एंगल, जेड प्लेन में जो कर्व है उनके बीच के एंगल का कितने गुना होता है, n+1 गुना होता है। ये बहुत काम का चीज है, n+1 गुना कितना। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, एक तो सीधा सीधा यही पूछ ले, है ना, जैसे इसी की जगह पर क्वेश्चन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई कोई जेड नोट्स है ना जहां एनालिटिक नहीं है, कहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है, और एफ डैश जो जेड है वो 3z स्क्वायर है। इसके पास कितने ऑर्डर का जीरो है, तो टू ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का, इसके पास की नहीं कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका दो बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो नॉन जीरो आ जाएगी वैल्यू, पहली बार में जीरो, दूसरी बार में नॉन जीरो, तो दो ऑर्डर का। वो कह रहा है जेड इक्वल टू जीरो से गुजरने वाला कोई दो कर्व है जिनके बीच का एंगल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है, तो डब्ल्यू प्लेन में जो इमेज कर्व आएगा उनके बीच का एंगल क्या होगा, n+1, 2+1 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 पर कोई क्वेश्चन बना के दे देगा, है ना। वो ये कह दे ये एंगल π/3 है ना, ये π/6 है, ये π/4 है, तो बताओ आगे क्या आएगा। कंफर्म, नया क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये भी बहुत शानदार चीज है। ठीक है, बड़े आगे अपन अब अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है सर्कल। सर्कल क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी a z बार प्लस अल्फा z प्लस अल्फा बार z बार प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये सर्कल या स्ट्रेट लाइन कब होगा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर a 0 हो, तो स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब a 0 हो। स्ट्रेट लाइन कब नहीं होगा, जब a नॉन जीरो, पहली चीज, है ना। मैं यहां तक मिटा दूं और फिर अपन यहाँ कुछ कुछ चीजें और लिख देते हैं, आप साथ के साथ लिखते जाना, है ना। हाँ, अब क्या है, क्या कह रहे हैं यहां से कि इसमें a इक्वल टू 0, तो लाइन a नॉट इक्वल टू 0, सर्कल इफ अल्फा अल्फा बार माइनस AC ग्रेटर देन 0,
या अल्फा अल्फा बार ग्रेटर देन ए सी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्यों? क्योंकि इसका सेंटर माइनस अल्फा बार अपॉन ए और रेडियस अल्फा अल्फा बार माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो सर्कल कब होगा? पॉइंट सर्कल या ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट देके पूछ ले कि सर्कल कब होगा, तो ए 0 नहीं हो, अल्फा अल्फा बार ग्रेटर देन किससे हो? ए सी से हो, तब अपन कह देंगे यहां से ये सर्कल बनेगा। सर्कल का सेंटर क्या होगा? माइनस अल्फा बार अपॉन ए, रेडियस क्या होगी? ये होगी। ठीक है। अच्छा, एक सर्कल हमने ये भी पढ़ा था, सेंटर अल्फा रेडियस आर। ठीक है, तो ये भी है, बट अपने को ये बिल्कुल नया है हमारे सामने, तो ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आजकल बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चंस ये चीजों से उठा उठा के, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, है ना, ये भी बिल्कुल नया है ना, सारी चीज अब तक नहीं पूछा गया इसके ऊपर भी। हाँ, अभी हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो मैं कह रहा हूं इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना एग्जाम में, तुम अब तक जो करते आ रहे हो और जो मैं कराऊंगा बिल्कुल वही अंतर लगेगा हर बार जैसे पहले हो रहा है ना। हमारी यही है कि हम हर टॉपिक में कुछ अपने तरीके हैं ऐसे जिनसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और वो तरीके है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि वो हमारे हैं, है ना। कहीं किसी के पास हल्का फुल्का कहीं होगा, किसी का एक होगा, सारे के बहुत कम चांस में मिलेंगे और कोई बताता भी नहीं है, बड़ी बात यह है। ठीक है, चलिए, इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, है ना, प्रतिलोम बिंदु किसी वृत्त के सापेक्ष क्या होगा? ये सेंटर है, ये कोई ए है जेड और ये कोई बी है जेड डैश, ये दोनों ए और बी इनवर्स पॉइंट होंगे सर्कल के रेस्पेक्ट में इफ होंगे यदि सी से ए की डिस्टेंस, सी से बी की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई सर्कल की त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तब इसको इनवर्स पॉइंट कहेंगे। ठीक, और अपन कह रहे हैं आगे, बड़ा काम का स्टेटमेंट है। एक तो यहां से कि ये सर्कल कब होगा? ए नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ में अल्फा अल्फा बार ग्रेटर देन ए सी से हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0 सर्कल है, इसमें जेड और जेड डैश इनवर्स पॉइंट है। तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे? तो हम यहां पर जहां जहां जेड है वहां जेड डैश लगा देंगे। बाकी देखो ए जेड डैश, अच्छा जेड बार को छेड़ेंगे नहीं, अल्फा जेड डैश प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, एक तो ये, एक वो है कि दूसरा सर्कल कि जहां पर हमारे पास सर्कल हो मॉड जेड माइनस अल्फा इक्वल टू आर, ये शायद ऊपर से दिख नहीं रहा होगा, और इसमें Z1 का इनवर्स पॉइंट Z2 है, वो ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, स्क्वायर करेंगे तो मॉड का स्क्वायर जेड जेड बार, और यहां से जेड माइनस अल्फा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस अल्फा बार, यहां 1 लगा दो, यहां 2 लगा दो, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा, अच्छा बीच में माइनस लगा दिया मैंने गलती से, नहीं प्लस है ना, आर स्क्वायर अपॉन Z1 बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, तो Z2 का इनवर्स पॉइंट ये है ना। कई बार ये पूछ लेते हैं मॉड जेड इक्वल टू आर है ना, तो इसमें अब तुम ये किस टाइप का भी सर्कल दे दो, तुम इससे कभी भी निकाल सकते हो। मॉड जेड इक्वल टू आर है, सेंटर 0, अब इनवर्स पॉइंट पूछ ले किसी Z1 का, तो अपन क्या करते हैं, तो Z2 जो इनवर्स पॉइंट होगा आर स्क्वायर अपॉन Z1 बार, है ना। जैसे मोड जेड इक्वल टू 1 है और 1 प्लस आयोटा जो है, 1 प्लस आयोटा क्या, 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा अपॉन 2, 1/4, 1/2 इसी के अंदर है ना। अब इसका इनवर्स पॉइंट पूछ ले तो अपन सीधा क्या निकालेंगे, Z2 इक्वल टू 1 अपॉन इसका बार 1 माइनस आयोटा और ये 2, और इसको रेशनलाइजेशन कर करा के 1 प्लस आयोटा आ जाएगा ना, 1 प्लस आयोटा और नीचे 2। ठीक है, तो ये इनवर्स पॉइंट आ गया, तो इससे भी पूछ सकता है। दूसरा सेंटर का इनवर्स पॉइंट Z1 खुद ही
है ना। सेंटर यहां तो जो है, सेंटर अगर है हमारे पास, सेंटर कौन, अल्फा, तो अल्फा का जो इनवर्स है, इनवर्स पॉइंट है, वो क्या होगा, यहां सेंटर आगे अल्फा लगा देंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो जेड टू इनफाइनाइट। तो जो सेंटर जो है का जो इनवर्स पॉइंट है ना, वो इनफाइनाइट होगा, और कन्वर्स उल्टा, इनफाइनाइट का इनवर्स पॉइंट सेंटर होगा, ठीक है। दूसरा, बाउंड्री वाले पॉइंट एक दूसरे के मतलब सेल्फ इनवर्स पॉइंट होते हैं। जैसे कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर आ रहा है तो हम क्या करें, ये यहां है तो इसी डायरेक्शन में, अच्छा दूसरा ये सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना, अलग डायरेक्शन में नहीं। तो इसी डायरेक्शन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो इसके लिए जिनकी सेंटर से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अगर ये यहां है सेंटर सर्कल की लाइन के ऊपर, सर्कल पर, तो ये डिस्टेंस आर है, तो मुझे आर डिस्टेंस पर ही पॉइंट लेना पड़ेगा, तो मतलब सेम पॉइंट आएगा इसी लाइन के ऊपर, है ना। ये दोनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जी ये जो है हमारे पास, है ना, सर्कल पर आने वाले सेल्फ इनवर्स होते हैं, वो भी लिख लेते हैं, पर आने वाले सेल्फ इनवर्स होते हैं, मतलब खुद के ही उनका इनवर्स पॉइंट वो खुद ही है सर्कल के रेस्पेक्ट में, है ना, बाउंड्री पर आने वाले। ये कंफर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक आधी चीजों के और साथ, है ना, जहां अपन ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन में सीधा लिख के आया हूं आराम से, है ना। आज वाली ये लिख लेना यार, है ना, ये साइड में तुम लिख लेना, ठीक है। आज वाली क्लास पूरी हमारी थ्योरेटिकल क्लास है, और यहां से क्वेश्चंस तुमको लग गए होंगे, हाँ यार ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, ये बता दिया, बस यही है, ठीक है। और क्वेश्चंस तो अपन अलग तरीके से करेंगे। ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, ठीक है। रोटेशन W इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड, और मैग्निफिकेशन W इक्वल टू सी जेड, है ना। ये तो अपने को पता है, सिंपल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है ना। ये क्या करेगा, इमेज को अल्फा आगे बढ़ा देगा, और दूसरा ये एंगल अल्फा से रोटेट कर देगा, तीसरा W इक्वल टू सी जेड, और W इक्वल टू 1/z इन्वर्जन। इन्वर्जन पर अपन काम करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, मैंने देखा था कहीं तो मुझे याद आया, अभी बता दूं कि अपने को ना कि एक ये जो मैपिंग है अपनी रोटेशन, वो रोटेशन देके पूछ रहा है कि ये कहाँ मैप करेगा, तो मैं उसको अपन क्वेश्चंस के तौर पर भी काम करेंगे। बट अभी एक बार हल्का सा डिस्कस मैं कर लूँ कि जैसे वो कह रहा है x0 y0 और √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और w इक्वल टू दे रखा है अपने पास e की पावर आयोटा π/3 इंटू जेड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये π/3 एंगल से रोटेट होगा, जो भी है। जेड प्लेन में कौन है, x0 ये, y0 ये, और ये हमारे पास y इक्वल टू 1 1/√3, ये कुछ ऐसा है ना, 1/√3, 0, दूसरा 0, 1, और ये हमारा y0, ये हमारा x0, यही है, ये ट्राइंगल है। अब तुमको सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है, ये वाली लाइन π/3 एंगल घूमेगी, कितना, π/3, और जेड प्लेन में अगर कोई लाइन π/3 घूम रही है तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा होगा, ये भी π/3 घूमेगी, ये भी π/3, तो कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास, रहेगा ट्राइंगल ही, रोटेट होगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी बस। तो तुमको ये देखना है कि π/3 पर हमारे पास ये u रियल एक्सिस, ये v इमेजिनरी एक्सिस। मैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो थोड़ा आइडिया भी दे रहा हूं। तो ऑप्शंस कुछ भी हो हमारे सामने, जो u है, जैसे y इक्वल टू mx है, m क्या होता है, स्लोप, π/3, 10 π/3 कितना होता है, 60 √3, तो यहां से v इक्वल टू √3u, एक इक्वेशन तो ये बनेगी, जिसमें नहीं है ऑप्शन नहीं है। हम दूसरे तरीके से सोल्व नहीं करते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चंस है, ये पूछा गया, अपन उसको भी करेंगे, और जो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें ये, वो गलत। दूसरा ये अगर अपना π/3 घुमा है, कितना घुमा है, π/3, तो ये कितना आ जाएगा, π/6,
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, है ना। और ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव माइनस, तो ये हमारे पास यहां पर v इक्वल टू माइनस वो 1/√3 वाला जो भी बनेगा वो अपन बना देंगे, ठीक है। चलिए अब उधर आ जाते हैं अपन, है ना। ये हल्का सा आइडिया दिया कि अपन रोटेशन है तो अपन सिर्फ रोटेट कर देंगे उसको और उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। इसके ऊपर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अपन वो क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ अपने अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। चलिए ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन के ऊपर कुछ कुछ काम की चीजें हैं। W इक्वल टू 1/z। पहला इन्वर्जन के लिए आर्गुमेंट ऑफ W इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। ये कैसे, WZ इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ WZ इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1, और ये प्रॉपर्टी से अलग अलग कर सकते हैं, और ये 0 होता है तो ये माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। हाँ ये 12th में है ना आर्गुमेंट तुम्हारा, 12th कॉम्प्लेक्स नंबर, या 11th में, वहां से अपन आर्गुमेंट लेना जानते हैं। यहाँ तो आर्गुमेंट सिलेबस में नहीं है ग्रेजुएशन में, ठीक है। चलिए पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरा ये बड़ा काम का है, बहुत शानदार काम का है कि यार अपने को ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 को w इक्वल टू 1/z ऐसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ये तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ठीक है। हाँ जी, इसमें मैप करता है ना। एग्जाम के स्टेटमेंट क्या बनते हैं सुनना, एग्जाम के स्टेटमेंट इन्वर्जन पे पहला स्टेटमेंट एग्जाम का, अगर a 0 हुआ तो स्ट्रेट लाइन, d 0 हुआ, दोनों ही 0 हुए तो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो मैं 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां से समझना। पहला सुनना, क्या कह रहे हैं कि ये रटना नहीं है, चारों जब चाहे तब आ सकते हैं। देखना, मैं a 0 कर दूं तो क्या होगा, d नॉन जीरो, तो यहां a 0 आ जाएगा। तो सर्कल जो सेंटर से गुजर रहा है, देखो ना 0 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। a नॉट इक्वल टू, मतलब a 0 है तो स्ट्रेट लाइन कहां पर मैप कर रही है, सर्कल पर मैप कर रही है, ऐसे सर्कल पर जो ओरिजिन से गुजर रहा है। तो अपन क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से नहीं गुजर रही, तो W इक्वल टू 1/z में सर्कल पर मैप करेगी जो ओरिजिन से गुजरेगा। या समझ में क्या कह रहा हूं, मैं a को 0 कर दूं तो ये क्या होगा, bx प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, और ये किस में मैप होगा, d u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी इक्वल टू 0। सर्कल कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है ना, केंद्र बिंदु से गुजर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये d भी 0, तो d 0 तो यहां भी ये पूरा 0, तो उसके लिए क्या आएगी, वही w इक्वल टू 1/z में स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है उस पर मैप करेगा। आया समझ में, बस ये याद हो तो हम बना सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, है ना, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो सर्कल है ना, सर्कल देखो ओरिजिन से गुजर रहा हूं, ओरिजिन से गुजरे मतलब d 0 तो अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, ठीक। चौथा,
सर्कल जो ओरिजिन से नहीं गुजरे, मतलब ये डी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, तो इसका मतलब सर्कल इधर मिलेगा जो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा होगा। ये चारों स्टेटमेंट है उन्नो, हाँ ये चारों स्टेटमेंट है हमारे जो इससे बन सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अपने को ये जरूर याद करना है, x इक्वल टू ये होता है और y इक्वल टू ये होता है, ठीक है। इनसे अपन क्वेश्चंस लगाने में काम आएंगे डायरेक्ट। बाकी तो ये चार स्टेटमेंट है, इन्वर्जन के ऊपर कभी भी पूछे जा सकते हैं। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से अपन लिख सकते हैं a0, ये टर्म खत्म। अब सोचो d0 हुआ तो ओरिजिन से गुजरेगा, d0 नहीं हुआ तो ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। d0 नहीं है, ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, तो यहां सर्कल बनेगा जो ओरिजिन से गुजर रहा होगा। आया समझ में? है ना, थोड़ा सा यहां पर रटना वाला कुछ नहीं है, बस ये समझ लो, ये अपने आप चारों याद हो जाएंगे, कभी भी जब चाहे तब बना सकते हैं। आगे लास्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, w इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा, बस दिखाने के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इनवेरिएंट पॉइंट और हमारे पास क्रॉस रेशियो ये कर कुरा के नॉर्मल फॉर्म अभी भी चीज़ें बाकी है। तो हो सकता है हमारे पास 2 क्लासेस और आए, एक में शायद ही हो पाएगा, है ना। तब तक ये पुराना देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।